जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह में। साथियों, अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 वाली परीक्षा में बैठने को हैं और आप चाहते हैं साथियों कि आपका ये एग्जाम बहुत आसानी से क्रैक हो जाए, तो आज की इस वीडियो का साथियों हर एक सवाल को देखिएगा और देखिएगा ही नहीं साथियों, बहुत ध्यान पूर्वक देखिएगा, क्योंकि आज की यहां से साथियों वीडियो में से 100% सवाल आपको देखने को मिलेंगे जीके से, हिंदी से, रीजनिंग से और साथियों मैथ से। तो इस क्वेश्चंस को देखिएगा। हिंदी के लगभग साथियों 20 सवाल होंगे और इसमें साथियों 12 से 13 प्रश्न आपके बिल्कुल सही होना चाहिए। आप अपनी तैयारी भी साथियों चेक कर सकते हैं कि हिंदी के सेक्शन में आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। तो पहला सवाल है साथियों, कह रहे कि मैं आपका दर्शन करने आया हूं। यहां पर दिक्कत है, कहां पर है साथियों? मैं आपका नहीं होता है साथियों, मैं आपके दर्शन करने आया हूं, यह होना चाहिए। तो कुल मिला, क्योंकि दर्शन की अगर बात करें आपका नहीं आएगा, इसके साथ आपके शब्द का इस्तेमाल आएगा। तो यहां पर क्या आना चाहिए? मैं आपके दर्शन करने आया हूं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए साथियों, कह रहे कि प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाए। तो अगर बात करते हैं साथियों, प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाया, ये होना चाहिए। क्या होना चाहिए साथियों? बुलाया होना चाहिए। तो मैं कहूंगा ये तीसरे वाले में दिक्कत है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि मुझे मजा आती है रेखांकित शब्द की त्रुटि आपको पहचानना है। तो देखिए, मजा आती नहीं, मुझे मजा आता है, ये होना चाहिए। क्या? मुझे मजा आता है साथियों, ये होना चाहिए। तो यहां पर लिंग से संबंधित दिक्कत है या वचन से संबंधित तो नहीं है, कारण कारक से भी नहीं और विशेषण से भी नहीं है साथियों। यहां पर लिंग संबंधी, यानी कि आना चाहिए था, आता आ गया साथियों, आती। तो एक तरीके से स्त्रीलिंग कर दिया गया, होना चाहिए था साथियों पुल्लिंग। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि द्रुत शब्द का विलोम क्या होगा? तो साथियों द्रुत शब्द का विलोम क्या हो सकता है? मंथर हो सकता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, कहा जा रहा है साथियों कथा का बैगन, कथा के बैगन का मतलब क्या होता है? इस मुहावरे का मतलब क्या होता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो मनगढ़ंत बातें, असंभव वस्तु, कृपण व्यक्ति या केवल दूसरों के लिए उपदेश। कथा के बैगन की अगर बात करें, इस सवाल का जवाब आपका क्या हो जाएगा? केवल दूसरों के लिए उपदेश, ये इसका अर्थ हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यानी कि वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? किंवदंती, कूपमंडू, कपोल कल्पित या किंग कर्तव्य। तो मैं कहूंगा किंवदंती यहां पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है, उसके लिए एक शब्द किंवदंती होगा। ये आप सभी लोग यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे हैं साथियों, अब यहां पर खाली जगह में आपको बताने यहां पर कौन सा शब्द आएगा? से गहने बनते हैं, यानी कि टीन से गहने बनते हैं, सोने से गहने बनते हैं, सोने से सोना आएगा या सोने आएगा? तो मैं कहूंगा सोने यहां पर आना चाहिए, यानी कि सोने से गहने बनते हैं, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप लोग एसएससी जीडी 2025 एग्जाम वाली पीडीएफ लेना चाहते हैं, जिस पीडीएफ में से तकरीबन 60% आपका पेपर साथियों आ सकता है, इस पीडीएफ की अगर बात करें, पहली पीडीएफ आपको साथियों जो दी जाएगी वो उसमें 20 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, 20 क्वेश्चन जीके जीएस के होंगे, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, 20 क्वेश्चन मैथ के होंगे। ऐसे आपको साथियों 20 शिफ्ट दी जाएंगी, यानी कि जो पिछले पेपर हो चुके हैं उनका 20 शिफ्ट दिया जाएगा और सॉल्यूशन के साथ दिया जाएगा। यानी कि ये हिंदी का क्वेश्चन होगा, मान लीजिए ये नीचे 4 इसके ऑप्शन है, जस्ट नीचे ही उसका राइट आंसर लिखा हुआ है और इस हिंदी से संबंधित जो महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं ना, वो साथियों यहां पर लिखे हैं। तो आपके एग्जाम में ये सवाल आ जाता है, अगर नहीं आता है तो जो रिलेटिव क्वेश्चन बनते हैं ना, ये आ जाएगा। ऐसे ही साथियों सेम जीके का भी है, जीके का भी सवाल है, उसके नीचे आंसर, उसके नीचे उससे संबंधित क्वेश्चन है, और रीजनिंग का भी क्वेश्चन है और जस्ट उसके नीचे उसका पूरा सॉल्यूशन है। तो उसके अलावा ये तो पहली पीडीएफ हो गई। दूसरी पीडीएफ आपको दी जा रही है साथियों एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर की, यानी कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन साथियों जो रीजनिंग के, मैथ के, जीके के, हिंदी के बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। दूसरी पीडीएफ और तीसरी पीडीएफ आपको दी जा रही है साथियों इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की, क्योंकि इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की अगर बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए, तो बहुत कारगर है साथियों इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये, क्योंकि बच्चा बहुत अधिक पूरे साल की करंट अफेयर पढ़ता है, लेकिन 1000 प्रश्नों एमसीक्यू के
माध्यम से साथियों पूरी करंट अफेयर को यहाँ पर कंप्लीट किया गया है। तो ये तीनों पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ आपको 45 रुपए में दी जा रही है। कैसे आप इन पीडीएफ को ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में साथियों लिंक है एसएससी जीडी पीडीएफ का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे, वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करेंगे तो ये तीनों पीडीएफ आपको वहीं पर भेज दी जाएंगी। चलिए अब बात करते हैं आंख लगना, इस मुहावरे का मतलब साथियों क्या हो सकता है, गहरी नींद आना या झपकी आना, आंख में दर्द होना या गले पड़ना। तो जिनका भी आंसर झपकी आना है उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कहते नहीं भाई अरे मेरे तो आंख लग गई, तो हल्की सी नींद आना, गहरी नींद आना ये नहीं होगा। अगला देखिए कह रहे कि साथियों यहां पर अगर बात करें कि स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया, ठीक है। अब यहां पर आपको बताना है दिए गए वाक्य का वह भाग याद की जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है वाला ऑप्शन चुनिए। यानी कि देखिए उसने यहां पर आना चाहिए, स्टेशन पहुंचते ही उसने फोन कर दिया तो वह यहां पर साथियों गलत हो जाएगा। गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी वाला गलत है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि सामान्य नियम के विरुद्ध बात। तो इसका राइट आंसर आपको साथियों बताना है कि सामान्य नियम के विरुद्ध बात के लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसको साथियों अपवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, अपवाद कहा जाता है। अगला सवाल देखिए कह रहे कि सद्भाव जो रेखांकित शब्द है इस शब्द का विलोम आपको बताना है क्या हो सकता है। तो इसके विलोम की अगर बात करें साथियों दुर्भाव हो जाएगा। क्या सद्भाव का विलोम पूछे तो दुर्भाव बताना, दुर्भाव का विलोम पूछे तो सद्भाव बताना। उसके बाद देखिए कह रहे कि तीनों भुवनों के स्वामी है इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाए जाते हैं, या अगर बात करें साथियों तीनों धरती के स्वामी है इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं, या आकाशों के स्वामी है या भवनों के स्वामी है। आपका आंसर यहां पर साथियों किस ऑप्शन के साथ जा सकता है बताइए। तो खाली जगह में साथियों कौन सा शब्द आ जाएगा, भुवनों शब्द यहां पर आ जाएगा। यानी कि तीनों भुवनों के स्वामी हैं इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है साथियों यानी कि गुणदोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले के लिए एक शब्द साथियों क्या हो सकता है, तो इसके लिए समीक्षक हो सकता है। यानी कि गुणदोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, समीक्षक होगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला देखिए पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, या मेरे लिए की जगह साथियों कुल मिला के क्या होना चाहिए, पिताजी मेरे के लिए कुछ कपड़े ले आए ये होना चाहिए, या पिताजी मेरे को लिए कुछ कपड़े ले आए ये होना चाहिए, या पिताजी मुझे कुछ कपड़े ले आए। मैं कहूंगा तीनों नहीं होंगे, यानी कि इसमें किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि ये पूरा वाक्य ऑलरेडी सही है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कहा जा रहा है कि इस प्रश्न में एक शब्द चार अलग अलग प्रकार से लिखा गया जिसमें से केवल एक को सही ढंग से दर्शाया गया। यानी कि वर्तनी आपको बताना है कि आपको बताना है साथियों वर्तनी कौन से शब्द की बिल्कुल सही है। तो अंधकार कैसे लिखा जाता है साथियों, जैसे आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर, देखिए इस सवाल को और आप लोग यहां पर मुझे बता दीजिए कि आपका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो कहने कि मेरी है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी जाए। क्या अब मेरी पूजा है, मेरी याचना है, मतलब कुल मिला के खाली जगह में क्या होना चाहिए ये कुल मिला के आपको यहां पर बताना है। तो मैं कहूंगा मेरी प्रार्थना है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल करके सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो मात्रहीन ऐसे लिखा जाता है, ये तो मात्रहीन लिखा हुआ है, ये भी गलत है, ये भी गलत। मैं कहूंगा मात्रहीन कैसे लिखा जाता है, जैसे आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अगला देखिए साथियों कहा जा रहा है कि यमुना का समानार्थी शब्द यहां पर क्या हो सकता है साथियों, फटाफट आप लोग यहां पर बता दीजिए। चलिए तो अगर अर्कजा आपका राइट आंसर है तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही है, यानी कि यमुना का इसमें से समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा, अर्कजा हो जाएगा। अब उसके बाद देख लीजिए कह रहे कि मेरी गाय को छूने का उत्साह कभी कोई नहीं कर सकता क्योंकि वह मारती है। अब दिक्कत यहां पर है कि मेरी गाय को छूने का उत्साह, इसकी जगह पर साथियों क्या आएगा, बस इतनी सी बात आपको यहां पर कुल मिला के बता देना है। मेरी गाय को छूने का हिम्मत यह गलत है। मेरी गाय को छूने का साहस कभी कोई नहीं कर सकता क्योंकि वह मारती है, सही लग रहा है। ठीक है, मेरी गाय को छूने की मेहनत भी नहीं आएगा, मैं कहूंगा ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि होना क्या चाहिए, मेरी गाय को छूने का साहस कभी कोई नहीं कर सकता। आंसर आपका जो है ना वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देख लेंगे साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके सामने।
ठीक है ना। अब इन सभी सवालों को देखिए, तकरीबन यहां से साथियों जीके के क्वेश्चंस आपके शुरू हो चुके हैं। तो कहने के संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है, तो मैं कहूंगा ये तो तमिल भाषा में लिखा गया है, ये आप लोग याद रखेंगे, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए करके पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी है, तो पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी है साथियों, कांचीपुरम है। कौन सी है पल्लव राजवंश की राजधानी, कांचीपुरम है। उसके बाद देखिए करके बारावती किला भारत के कहां पर स्थित है, यानी कि भारत में ये कहां पर स्थित है बारावती किला, तो ये साथियों ओडिशा में स्थित है। कहां पर स्थित है, ओडिशा में स्थित है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, वीडियो को आप सभी लोग लाइक कर दीजिए और एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से साथियों आप लोग बता दीजिए कि ये क्लास आपको साथियों कैसी लगी। तो ये अपना चैनल है साथियों एग्जाम फतेह, इस चैनल को आप लोग क्या कर लीजिए, इस चैनल को साथियों आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक अपना साथियों दूसरा चैनल है जिस चैनल का नाम क्या है साथियों, टारगेट सिलेक्शन। क्या नाम है साथियों, टारगेट सिलेक्शन। प्रॉपरली तरीके से साथियों टारगेट सिलेक्शन पर आपकी रोजाना क्लास चलती है, क्या रोज साथियों क्लास होती है और बिल्कुल फ्री में आपको साथियों यहां पर क्लास दी जाती है। तो इन दोनों चैनल को आप लोग साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं सुल्ताना रजिया के पिता कौन थे, तो सुल्ताना रजिया के पिता कौन थे साथियों, इल्तुतमिश थे। तो अगर आपका जवाब यहां पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल कहने के दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य ये किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये तो हरिहर के द्वारा स्थापित किया गया था, यानी कि जो विजयनगर साम्राज्य था ना ये हरिहर के द्वारा स्थापित किया गया था। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है, तो ये अधिकार तो साथियों राष्ट्रपति के पास है। क्या राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति अगर करना है साथियों तो राष्ट्रपति का ये काम है। राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कह रहे कि जम्मू कश्मीर का संविधान साथियों किस वर्ष अपनाया गया था, तो मैं कहूंगा कब अपनाया गया था, 1956 में अपनाया गया था, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखिए कह रहे कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है, तो किसकी बात चल रही है साथियों, पुदुचेरी की बात चल रही है। पुदुचेरी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अभी कुछ देरी में आप लोग यहां पर रीजनिंग के क्वेश्चंस देखेंगे और उसके अलावा अगर बात करें साथियों मैथ के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उनको साथियों आप लोग देखेंगे, तो थोड़ा धैर्य रखिए। ठीक है 40 सवाल आपके पूछे जाएंगे हिंदी के और जीके जीएस से करंट अफेयर के। उसके बाद साथियों रीजनिंग के मैथ क्वेश्चन और मैथ के 20 क्वेश्चन ठीक है आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेंगे रीजनिंग के और कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेंगे मैथ के। खैर अब अगला सवाल देखिए करके भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो कितनी अनुसूचियां साथियों 12 अनुसूचियां हैं। अगला देखिए करके इनमें से क्या राज्य सूची में शामिल है, तो इनमें से राज्य देखिए जो पुलिस होती है ना पुलिस ये राज्य सूची का हिस्सा होती है, ये राज्य सूची में शामिल होती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे भारतीय संविधान में जो पहला संशोधन हुआ था ये कब हुआ था, तो पहला संशोधन तो साथियों 1951 में हुआ था। कब हुआ था, 1951 में संविधान में पहला संशोधन हुआ था, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए कह रहे कि संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है मौलिक कर्तव्यों को कौन से संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था, तो मैं कहूंगा साथियों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। संविधान में किसको शामिल किया गया था, तो मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। उसके बाद देखिए 1985 में किए गए भारतीय संविधान के 52वें संशोधन के द्वारा क्या सुधार किया गया था, तो क्या सुधार किया गया था, भारतीय गणराज्य में सिक्किम को एक नहीं साथियों, कर में वृद्धि के नहीं साथियों, दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया। बिल्कुल ये आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 1985 में जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था इसमें दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया था। इतनी सी बात आप लोगों को याद रखना है। अगला देखिए यानी कि 103वां संवैधानिक संशोधन ये किससे संबंधित है, तो ये तो आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है साथियों, आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि रेगुर मिट्टी को किस नाम से साथियों आप लोग जानते हैं, तो मैं कहूंगा रेगुर मिट्टी की अगर बात करें तो इसको काली मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको काली मिट्टी भी कहा जाता है। प्रकृति में रेतीली और गुण में लवणीय होती है, तो किसकी बात चल रही है, मैं कहूंगा शुष्क मिट्टी की बात चल रही है। शुष्क मिट्टी प्रकृति में रेतीली और साथियों गुण में लवणीय होती है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है, तो भारत के उत्तरी मैदानों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, अगर आपसे पूछा जाए तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला सवाल देखिए
यानी कि उत्तरी भारतीय मैदान की दलदली पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है साथियों? तराई नाम से जाना जाता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। छत पर वर्षा का जल संचयन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? यानी कि वर्षा का जो जल होता है, ये छत पर इस जल का संचयन करने के लिए सबसे पहले कौन आगे बढ़ा था साथियों, आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा सबसे पहले तमिलनाडु ऐसा एक पहला राज्य था। इसलिए राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। राग मियां मल्हार का सृजन साथियों किसने किया था, आपसे पूछा जा रहा है। तो किसके द्वारा किया गया था? तानसेन के द्वारा किया गया था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए, और यहां से साथियों आपके सामने अब रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। सभी के सभी रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इन सभी सवालों को बहुत अच्छे तरीके से साथियों देखना होगा। चलिए तो इस सवाल का जवाब साथियों देने की कोशिश कीजिए। कह रहे कि 6 मित्र हैं, नेहा है, काव्या, गीता, वरुण, पूजा और कपिल है। इनकी आयु अलग अलग है। ठीक है, कह रहे कि गीता पूजा से बड़ी है लेकिन वरुण से छोटी है। तो इसको सबसे पहले हम सॉल्व कर लें। क्या कहा गया है कि पूजा से बड़ी कौन है साथियों? देखिए आपको तो ये मालूम होगा साथियों, ये साइन होता है, इधर जो चीज आती है वो बड़ी होती है और इधर जो चीज आती है साथियों वो छोटी होती है। ये बात आपको क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। यानी कि पूजा से बड़ी कौन है? पूजा से बड़ी कौन है साथियों? गीता है। तो सबसे पहले साथियों हम यही लिख लेते हैं, पूजा से बड़ी कौन है साथियों? पूजा की अगर बात करें, पूजा ये हो गई। पूजा से बड़ी कौन है साथियों? गीता है। गीता ये हो गई क्या, लेकिन वरुण से छोटी है। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों वरुण गीता की, तो गीता जो है ना वरुण से छोटी, यानी कि वरुण बड़ा हो जाएगा गीता से। तो ये 6 लोग में से 3 लोग क्लियर हो गए। उसके बाद क्या कहा जा रहा है? कह रहे कि 3 मित्र गीता से बड़े हैं, यानी कि 3 मित्र जो है ना वो गीता से बड़े हैं। यानी कि 3 मित्र गीता से बड़े हैं। तो गीता कहां पर है साथियों? गीता यहां पर ये है। तो मैं कहूंगा एक मित्र ये बड़ा, ठीक है, और उसके बाद यहां पर दूसरा मित्र आएगा और यहां पर साथियों तीसरा मित्र आएगा। यानी कि 1 मित्र, 2 मित्र, 3 मित्र। ये 3 मित्र जो है ना ये गीता से बड़े हैं, ये कहा गया है। ये बात भी क्लियर हुई करके कपिल की आयु वरुण और काव्या की आयु के मध्य में है। यानी कि साथियों अगर बात करें वरुण ये हो गया, वरुण और काव्या के मध्य में कौन बैठा है? कपिल बैठा है। तो साथियों यहाँ वरुण ये हो जाएगा और काव्या कहां पर हो जाएंगी? काव्या साथियों यहां पर हो जाएंगे। और बीच में कौन हो जाएगा? बीच में साथियों कपिल हो जाएगा। चलिए तो 6 लोग थे, कितने 6 लोग बैठ गए? देखिए जरा 5 लोग बैठे हैं अभी। अच्छा ठीक है, अब कह रहे हैं कि पूजा केवल मित्रता से बड़ी है। मित्र से बड़ी है, ये क्या लिखा हुआ है? पूजा केवल एक मित्र से बड़ी है। अच्छा ये मित्र लिखा हुआ, पूजा केवल एक मित्र से बड़ी है। तो मैं कहूंगा वो एक मित्र साथियों यहां पर आ जाएगा। अब बचा कौन है? देखिए इसमें से अब कौन बचा है साथियों? मैं कहूंगा यहां पर नेहा बची है, तो नेहा आपकी यहां पर आ जाएंगी। तो कुल मिला के 6 लोग थे, 6 को हमने बैठा दिया। अब सवाल में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि उन सब में सबसे छोटा कौन है? तो मैं कहूंगा सबसे छोटी नेहा है। नेहा है तो नेहा आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब अगला सवाल देखिए साथियों आपके स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। चलिए भाई, कह रहे हैं कि TUNER से जैसे VRRBX बनाया गया उसी प्रकार CLOCK से क्या बनाया जा सकता है साथियों बताइए। देखिए टी की बात करें तो यहां पर साथियों टी से V हुआ है, यानी कि यहां पर 2 बढ़ाया गया है। U से साथियों यहां पर R होता है, U 21 पर होता है, R 18 पर होता है, यानी कि 3 माइनस किया गया है। N 14 पर होता है, R 18 पर होता है, यानी कि साथियों 4 बढ़ाया गया है। E 5 पर होता है, B 3 पर होता है, यानी कि साथियों 3 घटा दिया गया है। ठीक है, R 18 पर होता है, X 24 पर होता है, यानी कि इसमें तो साथियों 6 प्लस कर दिया गया है। तो क्या जो यहां पर लॉजिक लगा है वही लॉजिक यहां पर लगा है? एक बार ट्राई करके देखिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। जैसे कि ये C 3 पर होता है तो इसमें 2 बढ़ाए गए ना, तो इसमें 2 बढ़ाएंगे तो मैं कहूंगा यहां पर क्या आ जाएगा? E आ जाएगा। और आप देखिए हर एक ऑप्शन में साथियों E ही लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें साथियों यहां पर अगर बात करें अब 3 घटाए जाएंगे। L 12 पर होता है तो यहां पर 3 घटाएंगे 12 में से I आ जाएगा। अब इसमें साथियों 4 बढ़ाएंगे, O 15 पर होता है तो 4 बढ़ाएंगे 19, 19 पर S आ जाएगा। तो साथियों EIS कहां पर लिखा हुआ है? EIS यहां पर लिखा हुआ है और एक यहां पर लिखा हुआ है। C 3 पर होता है साथियों, इसमें 3 घटाएंगे तो मैं कहूंगा यहां पर कितना आ जाना चाहिए? Z आ जाना चाहिए। ठीक है ना। उसके अलावा X 24 पर होता है, ठीक है, इसमें साथियों 6 बढ़ाना है, मतलब K 11 पर होता है, 6 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा और 17 पर साथियों Q आता है। तो देख लीजिए ये ऑप्शन में कहां पर लिखा हुआ है? EISZQ कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, ये आकृति, फिर ये आकृति, फिर ये आकृति, यहां पर कौन सी आकृति आएगी?
यहां पर देखिए ट्रायंगल बने हुए, यहां पर एक ट्रायंगल बना है, यहां पर 3 ट्रायंगल बने, यहां पर साथियों कितने 1 2 3 4 5 ट्रायंगल बने हैं। तो यहां पर कितने ट्रायंगल बन जाएंगे? आप देख रहे होंगे साथियों ये विषम संख्याएं चल रही हैं, ठीक है, 1 है 3 है 5 है, तो जाहिर सी बात है यहां पर 7 नंबर आएगा, तो यहां पर 7 ट्रायंगल बने होंगे। तो जिस आकृति में 7 ट्रायंगल बने होंगे वो आपका आंसर होगा बिल्कुल। इसमें 6 ट्रायंगल बने हैं, यह आंसर नहीं हो सकता। यहां पर 8 ट्रायंगल बने हैं, यह भी आंसर नहीं हो सकता। यहां पर 9 ट्रायंगल बने हैं, यह भी आंसर नहीं हो सकता। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 बिल्कुल साथ, यहां पर 7 ट्रायंगल बने हैं, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर है साथियों, देखिए सवाल को और बता दीजिए आपका राइट आंसर क्या होगा। कहने के REFINE को क्या लिखा जाता है? KHOZKL लिखा जाता है। तो उसी प्रकार SOLVENT को साथियों क्या लिखा जा सकता है, ये आप लोग यहां पर बता दीजिए। देखिए R की अगर बात करें तो यहां पर अगर बात करें R 18 पर होता है, E 5 पर होता है, F 6 पर होता है, I 9 पर होता है, N 14 पर होता है, E साथियों 5 पर होता है। अब इसको हम लोग यहां पर लिख लेते हैं। K की बात करें, K साथियों 11 पर होता है, H 8 पर होता है, O 15 पर होता है, Z 26 पर होता है और K 11 पर होता है, L 12 पर होता है। यहां पर देखिए ये 18 है, ये साथियों कितना 11 हो गया है। तो यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं कितना बढ़ाया गया, ये तो घटाया गया है ना, कितना घटाया गया? मैं कहूंगा यहां से 7 घटाया गया है, ठीक है। ये 5 है, ये 8 हो गया, 3 बढ़ा दिया गया, यानी कि पहले 7 घटाया गया फिर 3 बढ़ाया गया, ठीक है ना। अब यहां पर एक बार देख लो, क्या इसमें 7 घटाया जा रहा है? के में अगर 7 घटाएंगे 11 पर आता है तो 4 बचना चाहिए, यानी कि डी यहां पर नहीं है, तो ये लॉजिक हमारा नहीं लगेगा। क्या ये लॉजिक की अगर बात करें, ये लॉजिक साथियों हमारा नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरे लॉजिक की अगर बात करें तो देखिए, अच्छा अगर ऐसे नहीं होता है तो कभी कभी कैसे होता है साथियों? ऐसे होता है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि ये 5 है, ये 5 से 11 हो गया है, कितना बड़ा है? मैं कहूंगा साथियों 6 बड़ा है। ये 14 है, 14 से 8 हो गया है, ये तो घटा है, कितना घटा है साथियों? माइनस का 6 घटा है, ठीक है। ये 9 है, 9 से 15 हो गया है, बड़ा है, कितना बड़ा है? 6 प्लस का बड़ा। तो मेरे हिसाब से 6 पहले बढ़ाया जाएगा फिर घटाया जाएगा, फिर बढ़ाया जाएगा फिर घटाया जाएगा, ऐसे चल रहा होगा। ये 6 है, ठीक है ना। ये कितना है साथियों? ये 6 है, तो ये एक तरीके से कितना हो गया? अब देखिए इसमें घटेगा, अगर हम 6 घटा दें तो मेरे हिसाब से Z आ जाएगा जो कि 26 पर होता है, तो 6 घटेगा, ठीक है। और ये 5 है, 11 हो गए, यानी कि 6 बढ़ा है, तो कुल मिला के 6 बढ़ाना है 6 घटाना है, 6 बढ़ाना है 6 घटाना है। तो सबसे पहले यहां से अगर बात करें साथियों, 6 बड़ा है ना, तो L 12 पर होता है। जब आप इसमें क्या करेंगे, जब साथियों आप इसमें क्या, अच्छा ये हमें ये करना है ना, ये ठीक, ये T है, तो इसमें साथियों सबसे पहले आप जब 6 बढ़ाएंगे तो 26 हो जाएगा, 26 पर आता है Z, और Z एक यहां पर है एक यहां पर है। इन में 6 घटाना है, तो साथियों इन में जब आप 6 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, 8 पर होता है ZH। तो H कहां पर लिखा हुआ है? ZH सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर। आपको पूरा नहीं चेक करना है, शुरुआत में देखा आंसर यही हो सकता है, इसके अलावा साथियों और आंसर आपका नहीं हो सकता है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि FD8PCQ को दर्पण प्रतिबिंब में अगर आप देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा। देखिए सबसे अंत में Q है ना, तो ये सबसे पहले दिखेगा और कुछ ऐसा दिखेगा। C ऐसा दिखेगा दर्पण में, P की बात करें कुछ ऐसा दिखेगा, 8 जैसा वैसे दिखेगा, D की बात करें कुछ ऐसा दिखेगा, F की बात करें तो F साथियों ऐसा दिखेगा। और अब आपको देखना है कि ऐसा कहां पर है साथियों। देखिए ये तो Q का ऊपर चला गया, नहीं हो सकता। ये Q का, ये सही है, ये भी सही है, लेकिन यहां पर अगर बात करें इन्होंने F उल्टा कर दिया है, ठीक, और यहां पर F बिल्कुल ऐसा नहीं आया है जैसा यहां पर बना, ऐसा बना, तो ये भी नहीं हो सकता। मैं कहूंगा A में बिल्कुल सही है, जैसे मैंने बनाया यहां पर, ठीक है, वैसा ही सब कुछ है। तो इसलिए सही जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। जीवा कमल की पुत्री है, कमल के 2 पुत्र हैं, ठीक है। उसके बाद साथियों क्या लिखा हुआ है? अदा मानविता की पुत्री है, जो कमल के पुत्र की पत्नी है। वीनू प्रेम की मां है, प्रेम अशोक का भाई है, जो कि अदा का पिता है। अदा का वीनू से क्या संबंध है, आपको बताना है वीनू क्या कहेगा अदा को। अब ये सवाल की अगर बात करें, इस सवाल की अगर बात करें साथियों, बहुत आसान आपके लिए बना दूंगा। आप इन सवाल को टुकड़ों में कट कर लीजिए और जो चीज आपको मालूम है आप उतना कर लीजिए, बाकी आपको साथियों कुछ नहीं करना है। जो जो कहा जा रहा है वो करते जाइए बस। इसमें कहा गया है कि कमल की पुत्री कौन है? जीवा है, इतना कहा गया है ना साथियों, तो हम इतना लिख लेते हैं साथियों क्या, कि कमल की पुत्री की अगर बात करें, हमें इतना पता है कि कमल की पुत्री का नाम क्या है? जीवा है, तो ये हमने लिख दिया, ठीक है।
और पुत्री है तो हम माइनस पर, क्योंकि फीमेल के लिए माइनस बना दो और मेल हो तो उसके लिए प्लस बना दो। उसके बाद कह रहे हैं कि कमल के 2 पुत्र हैं। अच्छा, कमल की 1 पुत्री है, कमल के 2 पुत्र हैं, ठीक है, तो 1 पुत्र मान लेते हैं साथियों, ये हो जाएगा, और 1 पुत्र साथियों, क्या 1 पुत्र ये हो जाएगा। 2 पुत्र हैं, ये दोनों आपस में भाई भाई हैं, ये दोनों बहन भाई हैं, और इन तीनों के पिता कौन है, कमल है, ये बात क्लियर है। उसके बाद कह रहे हैं कि अदा मानविता की पुत्री, अभी हमें नहीं पता है कि अदा कौन है, मानविता कौन है, तो इसको स्किप कर दो। उसके बाद कह रहे हैं कि जो कमल के पुत्र की पत्नी, अच्छा कमल के पुत्र की पत्नी है, कौन है, देखिए जो का पता क्या मतलब होता है, दूसरे वाले के लिए, यानी कि यहां पर 2 लोग हैं, 1 लोग 2 लोग, तो दूसरे वाले के लिए इसका मतलब होगा, यानी कि कमल के पुत्र की पत्नी कौन है, मानविता है। तो कमल का पुत्र ये भी है, ये भी है, मान लीजिए इसको हम रख लेते हैं क्योंकि ये इधर को है। तो कमल के पुत्र की पत्नी साथियों कौन है, मानविता है, ये बात क्लियर है। मानविता कौन हो गई, कमल के पुत्र की पत्नी हो गई। और कहा गया था कि अदा जो है ना मानविता की पुत्री है, यानी कि मानविता की पुत्री का नाम साथियों क्या है, अदा है। तो अभी तक हमारी कितनी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं कि कोई कमल है, उसके 3 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है, और इस 1 लड़के की पत्नी का नाम है मानविता, और मानविता की बेटी कौन है, अदा, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि प्रेम की मां वीनू है, अभी हमें नहीं पता है प्रेम कौन है, वीनू कौन है। उसके बाद कहने कि प्रेम अशोक का भाई है, जो कि अदा का पिता है। अच्छा अच्छा अच्छा, अदा का पिता कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, अदा का पिता कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये प्रेम अशोक का भाई है, ठीक है, जो कि अदा का पिता है। अब जो का मतलब दूसरे वाले के लिए, यानी कि ये कौन हो जाएगा, ये अशोक हो जाएगा, ठीक है, अशोक हो जाएगा, यानी कि अशोक मानविता का पति हो जाएगा और अदा का पिता हो जाएगा, ठीक है, ये पति हो जाएगा, पिता। और ये कौन हो जाएगा, ये प्रेम हो जाएगा, ये कौन हो जाएगी, प्रेम। ये प्रेम और अशोक आपस में भाई भाई हैं, कहने के अदा का वीनू से क्या संबंध है, यानी कि अच्छा वीनू कौन है यहां पर, देखिए जरा, ठीक है, ये लिखी वेनू, कहने के वीनू प्रेम की मां है। अच्छा, प्रेम की मां कौन है साथियों, प्रेम की मां की अगर बात करें तो वीनू है, ठीक है, प्रेम की मां कौन है, वीनू है, यानी कि ये प्रेम की भी मां है, अशोक की भी मां है, और जीवा की भी मां है, और कमल और वीनू आपस में पति पत्नी है। तो कहने के वीनू क्या कहेगा अदा को, अदा को क्या कहेगा साथियों, देखिए वीनू के बेटे की बेटी है, यानी कि अपने बेटे की बेटी को क्या कहा जाता है, पोती कहा जाता है, पोती कहा जाता है। तो पोती कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, पोती ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे हैं साथियों कि एक्स जेड एक्स खाली जगह वाई जेड एक्स। अब यहां पर साथियों दिक्कत लग रही है मुझे, मैं यहां पर लिख देता हूं। तो ये आपका हो गया साथियों एक्स जेड एक्स हो गया, खाली जगह 1 हो गई, ठीक है। उसके बाद साथियों वाई जेड एक्स हो गया और खाली जगह हो गई, 2 बार खाली जगह आएगी यहां पर, एक्स वाई जेड एक्स, ठीक है, और जेड यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अभी आप इस सवाल को करने की कोशिश कीजिए, एक्स है और ये जेड है, उसके बाद 2 बार खाली जगह है और फिर वाई है और फिर जेड है। आपको बताने कि इन खाली जगह में क्या क्या आ सकता है। तो आप एक काम करिए कि इनको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि साथियों यहाँ पर कितने हैं, 18 हैं। तो मैं कह सकता हूँ साथियों 6 का बनाकर देख लें, यानी कि 1 2 3 4 5 6 ये अलग हो गया, 1 2 3 4 5 6 ये अलग हो गया, और 1 2 3 4 5 6 ये अलग हो गया। आप देख पा रहे हैं साथियों अंत में वाई जेड आ रहा है, वाई जेड यहां पर भी आ रहा है, वाई जेड यहां पर भी आ रहा है, वाई जेड यहां पर भी आ रहा है, ठीक है। और यहां पर आप लोग साथियों देख रहे हैं शुरू में एक्स आ रहा है, यहां पर भी एक्स है, यहां पर भी एक्स है, और यहां पर भी एक्स है। अब एक काम करिए, एक्स जेड यहां पर है, एक्स जेड यहां पर है, तो यहां पर भी एक्स जेड कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। अब अगर बात करें साथियों देखिए वाई जेड यहां पर है, ठीक है, और वाई जेड यहां पर है, लेकिन यहां पर एक्स वाई जेड है, तो इसको भी साथियों एक्स वाई जेड कर लीजिए और इसको भी एक्स वाई जेड कर लीजिए। अब यहां पर देखिए शुरू में एक्स जेड एक्स है, तो यहां पर एक्स जेड एक्स आ जाएगा, यहां पर भी एक्स जेड एक्स आ जाएगा। तो अब आपका पूरा पूरा बन गया, देखिए एक्स जेड एक्स और एक्स वाई जेड, एक्स जेड एक्स और एक्स वाई जेड, और एक्स जेड एक्स और एक्स वाई जेड। अब आपको अगला काम करना है कि आपने जो अपने पेन से लिखा है ना उनको लिख लीजिए। आपने लिखा है एक्स जेड एक्स, ठीक है, आपने लिखा है डबल एक्स, ठीक है। तो ये आपको देखना है ये कौन से ऑप्शन में साथियों लिखा हुआ है, एक्स जेड जेड और एक्स एक्स एक्स। साथियों ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो आपका सवाल का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है
अब इस सवाल को देखिए साथियों, और आप लोग क्या आंसर बताने की कोशिश करिए कि इस सवाल का जवाब आपका क्या हो सकता है। कहा जा रहा है कि 9 7 8 3 को जैसे 3 8 7 9 लिखा जा सकता है, उसी प्रकार साथियों 1 9 5 8 को क्या लिखा जा सकता है, ये आपको साथियों बताना है। देखिए इसमें कुछ नहीं हुआ है, जब आप इसको ध्यान से देखेंगे ना तो ये 3 यहां पर आ गया है, ये 8 यहां पर आ गया है, ये 7 साथियों यहां पर आ गया है, और ये 9 यहां पर आ गया, यानी कि यहां पर क्या आ जाएगा साथियों 8, फिर 5 आ जाएगा, फिर 9, फिर 1 आ जाएगा। तो 8591 कहां पर लिखा हुआ है, 8591 ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर बी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सातों सवाल है, क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि कुछ अभिनेता नृत्य रचनाकार हैं और सभी नृत्य रचनाकार निर्माता हैं, एक भी निर्माता निर्देशक नहीं है। उसके बाद निष्कर्ष दिए गए हैं, 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, आपको बताना इनमें से कौन सा सही है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से साथियों यहां पर आप लोग देखेंगे और मुझे आंसर बताने की आप लोग कोशिश करेंगे। यानी कि कुछ अभिनेता नृत्य रचनाकार हैं, तो मान लीजिए साथियों यहां पर अगर बात करें ये क्या हो गए, ये नृत्य रचनाकार हो गए, शॉर्ट में हम लोग यहां पर लिखेंगे, सॉरी ये अभिनेता हो गए। क्या हो गए साथियों, यहां पर अभिनेता से शुरुआत करते हैं ना, तो ये क्या हो गए साथियों, ये अभिनेता हो गए, ठीक है। और इसमें कहा गया है कि कुछ अभिनेता कौन है, कुछ अभिनेता अगर बात करें नृत्य रचनाकार हैं, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं साथियों इतने अभिनेता कौन हो गए, इतने अभिनेता एक तरीके से नृत्य रचनाकार हो गए, ये बात साथियों क्लियर है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करें करके सभी नृत्य रचनाकार कौन है, सभी नृत्य रचनाकार निर्माता हैं, यानी कि सभी के सभी नृत्य रचनाकार कौन हो गए साथियों, निर्माता हो गए, ठीक है, निर्माता हो गए। उसके बाद कहा गया कि एक भी निर्माता निर्देशक नहीं है, यानी कि निर्देशक का, ठीक है, कोई संबंध नहीं है, ये निर्देशक हो गए, ये क्या हो गए, ये निर्देशक हो गए करके कोई भी कौन नहीं है साथियों, एक भी निर्माता, यानी कि एक भी, ये मैं क्लियर लिख देता हूं, एक भी निर्माता निर्देशक नहीं है, ठीक है। अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है। यानी कि कुछ अभिनेता निर्देशक हैं, तो कुछ अभिनेता ठीक है निर्देशक हैं। भाई कैसे निर्देशक हो सकते हैं, ठीक है, अभिनेता ये है, निर्देशक ये हैं, और एक भी अभिनेता निर्देशक नहीं है, एक भी अभिनेता क्या कहा गया साथियों, निष्कर्ष नहीं है। अब देखिए यहां पर एक चीज, 2 कंडीशन यहां पर लिखी हुई, 2 में से कोई एक कंडीशन सही होती, कुछ अभिनेता निर्देशक हैं, या तो ये सही होगा, या एक भी अभिनेता निर्देशक नहीं है, या तो ये सही होगा, 2 में से कोई एक बात होगी ना, ठीक है। तो मैं कहूंगा जब ऐसी घटना आ जाए तो आपको क्या लगाना है, या तो निष्कर्ष 1 या फिर निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ये आपका सातु आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या है। चलिए तो यहां पर अगर बात करें, देखिए अभी मैं इस आकृति को बड़ा कर दूंगा, फिर आपको साथियों पूरा अच्छे तरीके से दिखने लगेगा। अभी हम लोग साथियों यहां पर लिख लेते हैं, कहने की जो आकृति में वर्ग है ना, वर्ग साथियों ये है, देखिए अभी आपको नंबर नहीं दिख रहा, अभी इसको मैं जूम करूंगा, नंबर तब दिखेंगे। ये जो वर्ग की अगर बात करें, ये क्या है साथियों, ये नींबू है, ठीक है, यानी कि वर्ग के अंदर जो भी साथियों नंबर है वो सब नींबू हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं जो वृत्त में है ना, वो मीठे को निरूपित करता है, यानी कि कह सकते हैं वो लोग मीठा पसंद करते हैं, तो वृत्त की अगर बात करें ये साथियों मीठा हो जाएगा, ठीक है, ये मीठा हो जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें जो त्रिभुज है ना, ये फलों को निरूपित करता है, यानी कि ये त्रिभुज जो है ना साथियों, ये फलों को पसंद करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे कि आयत खट्टों को पसंद करता है, आयत कहां पर है, आयत साथियों ये हो जाएगा आपका, ये खट्टों को पसंद करता है, ठीक है, ठीक है, खट्टी चीजों को पसंद करता है, ये हो गया। उसके बाद कुछ बचा है क्या, षटभुज संतरों को पसंद करता है, षटभुज की अगर बात करें तो ये साथियों अगर बात करें ये संतरों को पसंद करता है, ठीक है, ठीक है ना, संतरों को पसंद करता है, निरूपित करता है। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो उन नींबू फलों को, यानी कि नींबू भी होना चाहिए, नींबू भी होना चाहिए, फलों भी होना चाहिए, नींबू फलों को निरूपित करता है जो खट्टे हैं, यानी कि खट्टा भी होना चाहिए, खट्टा भी होना चाहिए, लेकिन साथियों मीठा नहीं होना चाहिए, क्या, मीठा नहीं होना चाहिए। अब मैं साथियों इसको जूम कर देता हूं, देखिए ठीक है। तो अब यहां पर साथियों अब हमको क्या बताना है साथियों, आंसर बताना है, यानी कि क्या कहा गया था, यहां पर कहा गया था कि नींबू फल हो खट्टा हो मीठा ना हो, नींबू फल हो खट्टा हो मीठा ना हो, यानी कि आंसर आपका इसमें से जाएगा, नींबू, ये नींबू हो गया, ठीक, ये क्या हो गया साथियों, नींबू हो गया। और फल भी होना चाहिए, यानी कि आंसर इसमें से होना चाहिए, नींबू भी हो, फल भी हो, ठीक है, और साथियों खट्टा भी हो। तो मैं कहूंगा ये नंबर आपका 45 लिखा है, ये आपका साथियों कितना लिखा हुआ है, ये आपका साथियों 26 लिखा हुआ है,
ठीक है, लेकिन साथियों मीठा ना हो, ठीक है, मीठा, ये तो मेरे ख्याल से 45 फिर आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये नींबू में भी है, ठीक है, फलों में भी है, खट्टे खट्टे में भी है, लेकिन मीठा नहीं है। तो आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 45, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब साथियों उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है, इसको मैं छोटा कर लेता हूं साथियों, एक सेकंड रुकिए आप लोग यहाँ पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अब कहा जा रहा है साथियों नंबर सीरीज का यहाँ पर सवाल है, और कहा जा रहा है कि सबसे पहले यहाँ पर 560 आया है, उसके बाद साथियों 280 आया है, उसके बाद 140 हो गया, और उसके बाद साथियों 70 हो रही है, तो घटते क्रम में है। तो आपको बताने कि यहाँ पर साथियों कौन सा नंबर आ सकता है, इतनी सी बात आपको बताने। देखिए अगर हम देखिए यहां पर देखते हैं तो ये तो तकरीबन इसका आधा है। अरे भाई 140 का आधा 70 होता है। अगर हम 280 का आधा करेंगे तो 140 आ जाएगा, और 560 का आधा करेंगे तो साथियों 280 आ जाएगा। तो मैं कहूंगा 70 का भी हमें क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा, और 70 का आधा साथियों 35 होता है। तो क्या 35 अगर ऑप्शन में है तो ये लॉजिक हमारा बिल्कुल सही लगा है, यानी कि और 35 ऑप्शन में भी है, ऑप्शन नंबर बी वाले में है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी था बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, ऐसा सवाल भी साथियों आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए इस सवाल की अगर बात करें, गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन आपको करना है जिसमें क्रमिक रूप से चिन्हों के स्थान पर रखने से दिया गया समीकरण जो है वो संतुलित हो जाता है। ऐसा सवाल अगर आपसे पूछा जाए, देखिए मैं आपको बता देता हूं साथियों, यहां पर 8 7 है, 8 है, 6 है, ठीक है, 8 है, 6 है, उसके बाद साथ तो 130 है, और उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है। हम जब भी हमें यह देखना हो कि हम ऑप्शन से आंसर निकाले तो आपको आंसर डी से चलना है, आपको आंसर जल्दी मिल सकता है साथियों, ठीक है। तो आंसर डी से हम चलते, इस वाले ऑप्शन को अगर राइट माने तो देखिए यहां पर गुणा है तो गुणा आ जाएगा, यहां पर प्लस है प्लस आ जाएगा, बराबर है बराबर आ जाएगा, भाग है भाग आ जाएगा, माइनस है माइनस आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी कि अगर ये हमारा आंसर होगा तो ये वाला इधर का और ये वाला इधर का एक ही नंबर आना चाहिए। अब देखिए 7 8 56 हो जाएगा, 56 और 6 साथियों कितने हो जाते हैं, 62 हो जाएंगे, बराबर, ठीक है। अब इसको अगर कट करोगे ना तो ये 65 आ जाएगा, 130 का आधा 65 हो जाएगा, 65 में से 3 जाएगा तो साथियों 62 आ जाएगा, यानी कि बिल्कुल साथियों हमारा राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ ही जाएगा। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, देखिए सवाल को और आंसर बताने की कोशिश कीजिए। कहने के रुबेला का संबंध जैसे विषाणु से है तो मलेरिया का संबंध साथियों किससे हो सकता है, यहां पर आपको बताना है। देखिए रुबेला एक बीमारी होती है जो वायरस की वजह से होती है, यानी कि विषाणु की वजह से होती है, और उसी प्रकार मलेरिया की अगर बात करें तो ये परजीवी की वजह से होती है। इसलिए सही जवाब जिनका ऑप्शन नंबर डी के साथ है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, अब इस सवाल को देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। कह रहे कि 6 मित्र हैं, सॉरी 6 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ, एक घेरा बनाकर बैठे हुए हैं। तो ये घेरा बना लिया, 1 2 3 4 5 और 1 6, 6 लोग हैं। कहने के सभी का मुख जो है ना वो केंद्र की तरफ है, ठीक है। कहने के ए और ई के बीच में कौन बैठा है, बी बैठा है, ठीक है। डी और एफ के बीच में सी बैठा हुआ है, ठीक है। ए के बाईं और बगल में एफ बैठा है। सबसे पहले हम इस वाली लाइन को करेंगे सॉल्व, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, क्यों ये आपको मालूम पड़ जाना चाहिए, और मैं आपको कई बार बता चुका हूं ये क्यों करते हैं हम लोग। अब ए की बात करें, ए को मान लीजिए अगर आपने यहां पर बैठा दिया, ए के बिल्कुल बाईं ओर यानी कि एफ साथियों यहां पर बैठेगा, ठीक है। अब देखिए आप उस लाइन को सॉल्व कीजिए जिसमें ए या एफ में से कोई एक हो। अच्छा अब इसमें हमें क्या मिल जाएगा, इसमें ए मिल जाएगा, इसमें एफ मिल जाएगा, तो आप कोई भी सॉल्व कर सकते हो। कहने कि ए और ई के बीच में कौन है, बी है, यानी कि ए ई यहां पर आ जाएगा। फिर ए और ई के बीच में साथियों कौन है, बी है, तो ये यहां पर आ गया। उसके बाद कह रहे हैं कि डी और एफ के बीच में क्या, डी और एफ, डी और एफ के बीच में कौन है साथियों, सी है। तो कुल मिला के 6 लोग थे, 6 को आपने बैठा दिया। पूछा जा रहा है ई के दाईं और बगल में कौन बैठा है, तो ई के दाईं और बगल में तो डी बैठा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर के सवाल हैं, तो यहां पर अगर बात करें साथियों, अब आपके सामने मैथ के क्वेश्चंस यहां पर शुरू हो चुके हैं। किस सब्जेक्ट के साथियों क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चंस। तो मैथ का पहला सवाल है, क्या कहा जा रहा है साथियों यहां पर कहा जा रहा है कि 2015 में एक फुटबॉल क्लब में औसत उपस्थिति पिछले वर्ष की तुलना में 11% कम थी। यानी कि अगर साथियों
पिछले वर्ष साथियों 100 थी, तो इस बार क्या है, इस बार 11% कम है। ऐसा कहने का मतलब है करें यदि इस वर्ष 3190 लोग कम मैच देखने गए तो 2014 में कितने लोग मैच देखने गए थे। माना 2014 में मैच देखने गए लोग कितने थे, एक्स थे। कितने थे साथियों, एक्स थे। ठीक है, और अब अगर बात करते हैं साथियों, अब एक काम साथियों आप ये करिए, मान लीजिए ये टोटल लोग थे जो 2014 में मैच देखने गए थे। ठीक है, तो इस संख्या का, ठीक है, इस संख्या का अगर हम 11% निकालते हैं, इस संख्या का 11% निकालते हैं तो इतना निकलता है। क्योंकि इस वर्ष इतने लोग कम मैच देखने गए थे तो ये 11% ही तो हो जाएगा साथियों कुल 2014 में मैच देखने गए लोगों के। ठीक है, तो इसको अगर कैलकुलेट करें, ये साथियों 3190 इधर आ गया और 2 जीरो लगा दिया 100 का, ठीक, और 11 इधर आ गया, और यहां पर x का मान जब आप निकालोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा क्या कि 2014 में मैच कितने लोग देखने गए थे। इसको कट कर लो साथियों, 11 दूना 22 हो जाएगा, और यहां से साथियों कितना जाएगा, 9 जाएगा, 11 नीम 99 हो जाएगा, 0 0 0, यानी कि 39,000 लोग मैच देखने गए थे। ये शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से साथियों मैंने आपको बताया है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को साथियों देखिए और बताइए सही जवाब क्या कहा जा रहा है। कह रहे हैं कि एक वस्तु 15% की, क्या साथियों, एक वस्तु 15% की छूट देने के बाद भी उस वस्तु पर 19% का लाभ होता है। तो अभी सवाल को साथियों कैसे करेंगे, ठीक है, कह रहे पूछ रहे हैं 25% की छूट देने प्राप्त प्रतिशत लाभ कितना होगा। 25% की छूट देने, ठीक है, पर प्राप्त लाभ कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए सबसे पहली बात अगर हम लोग यहां पर करें कि क्रय मूल्य साथियों कितना हो सकता है, क्या क्रय मूल्य की अगर बात करें और हम बात करते हैं साथियों यहां पर अंकित मूल्य की, ठीक है, क्रय मूल्य की अगर हम यहां पर बात करते हैं और बात करते हैं अंकित मूल्य की, तो देखिए एक वस्तु को 15% छूट दी जाती है, तो साथियों 15% की छूट देने के बाद भी उस पर 19% का क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है, 19% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य कहीं ना कहीं हम साथियों मान सकते हैं 100 माइनस छूट कितनी है, 15%, और अंकित मूल्य की अगर बात करें तो साथियों ये 100% लाभ हो जाएगा। लाभ कितना है, लाभ 19% है। तो साथियों यहां पर क्रय मूल्य अगर 85 है तो अंकित मूल्य कितना आ जाएगा, 119 आ जाएगा। यह बात क्लियर है। अब इसका अगर साथियों हम लोग अनुपात निकाले, देखिए 17 पंजे 85 हो जाएगा और 17, ठीक है, 17 पंजे 85 और 17 सत्ते कितना हो जाएगा, ठीक है, यहां पर 119 हो जाएगा। यह बात क्लियर है, क्लियर है। यानी कि अगर क्रय मूल्य 5 है तो अंकित मूल्य कितना होगा साथियों, 7 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको एक काम करिए, इसको 500 कर लीजिए, इसको 700 कर लीजिए। यानी कि अगर क्रय मूल्य 500 है तो विक्रय मूल्य अंकित मूल्य कितना होगा, 700 होगा। ठीक है, तो अगर साथियों तो 700 क्या हो गया, 700 साथियों आपका अंकित मूल्य है। अच्छा यहां पर लिखा हुआ कि 25% की छूट देने के बाद, तो 25% की छूट दी जाएगी, ये अंकित मूल्य पर ही तो दी जाएगी। अंकित मूल्य कितना है, 700 है, यानी कि 700 का 75% साथियों कितना हो, क्योंकि 25% की छूट दी जा रही है, तो 25% की छूट देने के बाद साथियों कितने रुपए की वो चीज जाएगी, तो 75 गुणा 7 से कर लीजिए, 7 पंजे 35 हो जाएगा, 7 सत्ते 49 हो जाएगा, और यहां पर 52 आ जाएगी। यानी कि 25% की छूट देने के बाद वो वस्तु 525 रुपए की बिकेगी। तो ये आपका क्या हो गया, ये एक तरीके से विक्रय मूल्य आ गया। क्रय मूल्य क्या था, 500 था, यानी कि 500 अगर क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य 525 है, तो लाभ कितना हो रहा है, लाभ 25 रुपए का हो रहा है। 25 को आपको प्रतिशत में बदलना है, नीचे क्रय मूल्य आता है। 25 से कम 25, 25 दूना 50, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, यानी कि मैं कहूंगा 5% का जो होगा वो लाभ होगा। तो 5% यहां पर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट है। अब अगला सवाल देखिए साथियों आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल को देखिए और बताइए राइट आंसर क्या है। कह रहे कि 126 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक ट्रेन एक खंबे को 6 सेकंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की लंबाई आपसे यहां पर पूछी जा रही है। देखिए ट्रेन की चाल की अगर बात करें तो ट्रेन की चाल कितनी है साथियों, 126 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अगर हम यहां पर बात करते हैं साथियों समय कितना लगा है, तो समय आपका साथियों 6 सेकंड का समय लगा है। ठीक है, अब ट्रेन की लंबाई की जब हम बात करते हैं तो ट्रेन की लंबाई क्या अगर बात करें तो कहीं ना कहीं दूरी हम इसको मान सकते हैं। तो साथियों चाल गुणा समय हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चाल की अगर बात, अब देखिए मीटर में आंसर दे रखा है तो मीटर प्रति सेकंड होना चाहिए। इस किलोमीटर चाल को अब हम यहां पर लिखेंगे तो इस चाल को हम मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। किसी भी किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में अगर आपको बदलना है तो 5/18 से आपको उसकी गुणा कराना होगी। ठीक है,
ठीक है, तो 126 गुणा 5/18 ये मीटर प्रति सेकंड में चाल होगी, और सेकंड की बात करें तो 6 सेकंड यहां पर है। अब देखिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपको ट्रेन की लंबाई मालूम पड़ जाएगी। 6 से कट करेंगे 6 3 18 हो जाएगा, 3 से कट करेंगे 3 चौक 12, 3 दूना 6, यानी कि 42 पंजे साथियों कितने हो जाएंगे, 42 पंजे कितने हो जाएंगे, 5 दूना 10 और 5 चौक 20, यानी कि 200 आ जाएगा आपका। क्या? 5 दूना 10 और 5 चौक 20, ठीक है, तो 21 आ जाएगा यहां पर, यानी कि 210 मीटर हो जाएगी। क्या 210 मीटर हो जाएगी? ट्रेन की लंबाई साथियों 210 मीटर हो जाएगी, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल में साथियों क्या पूछा जा रहा है, कहने के 500 मीटर लंबे और 45 मीटर चौड़ा एक पुल है। क्या? अगर बात करते हैं साथियों यहां पर 500 मीटर लंबा एक पुल है और 45 मीटर इसकी चौड़ाई है। इसमें 90 व्यक्ति डुबकी लगाते हैं। कितने व्यक्ति साथियों? 90 व्यक्ति डुबकी लगाते हैं। यदि व्यक्तियों द्वारा पानी का औसत विस्थापन 1 मीटर क्यूब है, ठीक है, तो पानी का स्तर कितना ऊंचा उठेगा? तो कितना ऊंचा उठेगा, इतनी सी बात साथियों आपसे पूछी जा रही है, बताइए। तो यहां तक साथियों क्लियर हो गया। चलिए अब उसके बाद देखते हैं। देखिए अगर हम यहां पर मान ले जो पानी के स्तर की ऊंचाई है, पानी के स्तर की ऊंचाई साथियों कितनी हम मान लें यहां पर, अगर हम h इसको मान ले, और 90 व्यक्तियों के द्वारा विस्थापित किए गए पानी का आयतन अगर बात करें कितना, ठीक है, 90 व्यक्तियों के द्वारा विस्थापित किया गया पानी का आयतन साथियों कितना हो जाएगा, 90 गुणा 1 मीटर हो जाएगा, ये 1 मीटर हो जाएगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा? ये साथियों इसके एक तरीके के तालाब के आयतन के बराबर हो जाएगा। तालाब की लंबाई 50 है, चौड़ाई 45 है, और ऊंचाई कितनी बताई गई है? ऊंचाई नहीं बताई गई है, तो साथियों इसको h, ये ऊंचाई यहां पर आ जाएगा, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यहां से h का मान निकल आ जाएगा और वही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगले स्टेप की अगर बात करते हैं ना हम लोग, तो ये 90 आ जाएगा, और ये बटे में एक तरीके से साथियों यहां पर क्या आपका हो जाएगा, 50 और 45 आ जाएगा। क्या? नीचे बटे में क्या आ जाएगा साथियों, 50 गुणा आपका 45 आ जाएगा, बराबर ऊंचाई यानी कि h हो जाएगी। 45 से कम 45, 45 दूना, यानी कि इसको कट करेंगे तो h बराबर कितना आ जाएगा, 1/25 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब ऊंचाई कितनी निकली, 1/25 मीटर निकली, लेकिन आंसर है साथियों सेंटीमीटर में, तो इसलिए 100 से इसको गुणा कराएंगे, 1/25 मीटर सेंटीमीटर में साथियों कन्वर्ट हो जाएगा। 25 से कम 25, 25 चौक कितने हो जाएंगे साथियों, 100 हो जाएगा, यानी कि ऊंचाई कितनी निकली, 4 सेंटीमीटर निकली। तो इसलिए 4 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। कहा जा रहा है साथियों कि P एक काम को 30 दिन में करता है, ठीक है, P एक काम को साथियों 30 दिन में करता है, और Q उसी कारकों की अगर बात करें, Q अगर उसी कार को करेगा तो 40 दिन में कर लेता है। उन दोनों ने 5 दिनों तक एक साथ कार्य किया और फिर Q ने काम को छोड़ दिया। P को अकेले ही शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? देखिए हमें एक ऐसा नंबर लेना होता है जो कि 30 से भी कट जाए, 40 से भी कट जाए, जो कि 120 आ गया, और ये नंबर पता क्या होता है, ये होता है साथियों टोटल काम। ये टोटल काम आखिर कितना किया गया, टोटल काम 120 किया गया है। अब ये कितनी बार में कटेगा, 30 चौक 120 हो जाएगा, 40 तिया 120 हो जाएगा। ये क्या है, ये है साथियों P के द्वारा किया गया एक दिन का काम, यानी कि अगर P एक दिन में कितना काम करता है, 4 करता है, और Q एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। टोटल काम कितना है साथियों, 120 है, यानी कि पहले दिन तो साथियों शुरू के 5 दिन तो इन दोनों ने साथ में काम किया, तो मैं कहूंगा 4 + 3 यानी कि एक दिन में दोनों साथ काम कर पाएंगे। तो 5 दिन में कितना काम कर पाएंगे, मैं कहूंगा 7 पंजे 35, 35 काम कर पाएंगे, ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर बात करें, अब देखिए 120 टोटल काम है, ये लिखा है, 35 काम हो चुका है 5 दिन में, तो कितना काम बचा है जरा बताइए मुझे। तो अगर बात करें 85 काम बचा है, 85 काम बचा है, तो कह रहे हैं कि P को अब Q काम छोड़ देता है। क्या? Q काम छोड़ देता है, ये अब काम नहीं करता है, तो P को अकेले काम करना पड़ता है। क्या साथियों, P को जो है ना साथियों वो अकेले काम करना पड़ता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये इतनी बात अगर आप लोग समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। तो साथियों अब जो Q है ना वो तो काम करेगा नहीं, अब सिर्फ P को काम करना पड़ेगा। अच्छा P एक दिन में 4 काम कर रहा है और काम बचा कितना है, 85, तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। ये कैसे कैलकुलेट होगा, देखिए 4 दूना 8, 4 एकम 4, अब एक बचा है ना वो साथियों यहां पर आ जाएगी, यानी कि उसको 21 सही 1/4 दिन का समय लगेगा। अब 21 दिन तो यहां पर लिखा है, यहां पर लिखा है, यहां पर लिखा है, 1/4 को साथियों क्या, 1/4 को अगर आपको घंटे में कन्वर्ट करना है तो आप क्या कर सकते हैं साथियों, 21/4 को
1/4 कितना हो जाएगा, 6 घंटे ही तो हो जाएगा। अरे भाई 1/2 एक तरीके से 12 घंटे हो जाएगा, ठीक है। तो 1/4 कितना हो जाएगा साथियों, 6 घंटे हो जाएगा। तो मैं कहूंगा 21 दिन और 6 घंटे का समय लगेगा। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो यही आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, क्या कहा जा रहा है करके 16,000 रुपए की राशि पर एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर अगर 102.40 है तो ब्याज की दर आपको बताने। देखिए अगर कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर दे रखा हो प्रश्न में, तो आपको एक सूत्र मैं आपको बता रहा हूं साथियों, उस सूत्र के माध्यम से क्या आपको वो सवाल कर डालना है, ठीक है ना। ये हो गया आपका डी, डी मतलब डिफरेंस, डिफरेंस मतलब अंतर, और ये क्या हो गया आपका साथियों पी हो गया, और ये r/100 का होल ऑफ स्क्वायर हो गया। डी कितना है, डिफरेंस कितना है सर, तो 102.40 है, बराबर पी कितना है तो 16,000 है, ठीक है 16,000 हो गया। आर की अगर बात करें यही तो ज्ञात करना है, और 100 की बात करें तो 100 गुणा यहाँ पर 100 हो गया, ठीक है ना, ये बात क्लियर है। और आर के ऊपर अब आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर अगर साथियों बात करें, देखिए अब यहां पर साथियों एक काम आप ये कर सकते हैं क्या, कि ये ऊपर है ये नीचे है, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 8 16 हो गया, 2 पंजे साथियों 10 हो गया। अब एक काम की 5 की गुणा इससे हो जाएगा, यानी कि 102 पॉइंट, ठीक है 102.40 आपका हो गया। या एक काम करिए, चलो कोई दिक्कत नहीं, जैसे अब हो गया है वैसे कर लो, 5 से इसकी गुणा कर लो और बटे में क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा साथियों आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 2 नंबर के पॉइंट है तो इसको हटाओ और नीचे 100 लगा लो, ठीक। इसको अब आपको कैलकुलेट कर लेना, देखिए इस जीरो से ये जीरो आपका कैंसिल हो गया, 5 एकम 5, 5 दूना 10 हो गया, ठीक है। अब 2 से अगर कट करोगे तो साथियों कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी कि इधर क्लियरली तरीके से लिख लेते हैं 512/8 आ गया है, 512/8 आ गया है। तो अब आप इसको कैलकुलेट साथियों कर लो, क्या यहां पर आ जाएगा 8 × 8 छंग आपका 48 हो जाएगा, ठीक है। 8 छंग आपका कितना हो गया साथियों 48 हो जाएगा, 8 छंग आपका 48 हो जाएगा, इधर कितना जाएगा 3 जाएगा, 8 चक्कू 32 हो जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर बराबर कितना आया 64 आया। तो ये किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, तो आर बराबर साथियों 8 आ जाएगा। यानी कि दर आपसे पूछी गई थी, रेट आपसे पूछी गई थी, तो 8% साथियों ये क्या हो जाएगी, ये दर हो जाएगी, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल है, यानी कि एक तार जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के रूप में इसको मोड़ा जाता है और एक वर्ग बना दिया जाता है, वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि एक तार है और एक तरीके से अगर बात करें जो 14 सेंटीमीटर, देखिए एक तार है, इसको ऐसे गोल मोड़ा जाता है और इससे जो त्रिज्या बनती है ना वो 14 सेंटीमीटर की त्रिज्या बनती है, वाले एक वृत्त के रूप में इसको मोड़कर, उसी तार को मोड़कर एक वर्ग बना दिया जाता है, ठीक है। तो वर्ग की भुजा आपसे पूछी जा रही, भुजा हम ए मान लेते, तो ये ए का मान आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, इतनी बात क्लियर। अब देखिए अगर इस तार से मोड़कर ये वर्ग बनाया जाता है तो मैं कहूंगा वृत्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप बराबर होगा। क्या वृत्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप साथियों बराबर होगा, ठीक है ना। वृत्त का परिमाप कितना होता है साथियों 2πr होता है, और वर्ग का परिमाप कितना होता है साथियों 4a होता है। तो अगर बात करें 2 ये आ गया, पाई की वैल्यू 22/7 होती है और त्रिज्या दे रखी है, आर का मान 14 दे रखा है, बराबर यहां पर साथियों 4a दे रखा है, ठीक है ना। अब अगर बात करें इस 4 से कट करें साथियों, एक काम कर लीजिए, ठीक है 2 गुणा 22 इधर आ गया, गुणा आपका 14 इधर आ गया, 7 ये आ गया, ठीक है। ये 4 जो होगा ये यहां पर आ जाएगा नीचे को, साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, और ये ए हो जाएगा। तो ए का मान आपको बताना है, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपको साथियों ए निकल आएगा। ए का मतलब है साथियों भुजा निकल आएगी, भुजा की लंबाई निकल आएगी, और यही आपसे पूछा जा रहा है। देखिए 4 से अगर कट करेंगे, देखिए 2 से अगर कट करेंगे 2 आ जाएगा, 2 से कट करेंगे 7 आ जाएगा, 7 से 7 कट हो जाएगा, तो ए बराबर आपका साथियों 22 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि वर्ग की जो भुजा होगी वो 22 सेंटीमीटर होगी, और 22 सेंटीमीटर कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास, एक बार कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है ना। और साथियों इस चैनल को, साथियों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को एग्जाम फतेह, इस चैनल को साथियों आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन पर साथियों जरूर आप लोग क्लिक कर लीजिए, ठीक है ना। उसके अलावा जिस पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बताया था उस पीडीएफ को साथियों जरूर ले लीजिए, सिर्फ और सिर्फ 45 रुपए में दी जा रही है। मेरा मानना है इस पीडीएफ को पढ़ने से आपका एग्जाम भी निकल सकता है, क्योंकि इस पे बहुत सारी चीजें, हिंदी है, जीके है, रीजनिंग है, मैथ है और करंट
करंट अफेयर है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करेंगे तो ये पीडीएफ आपको साथियों भेज दी जाएगी। उसके अलावा एसएससी जीडी की प्लेलिस्ट के लिंक भी साथियों आपको वहां पर दिया गया है। उस प्लेलिस्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ चुनिंदा वीडियोस साथियों ओपन हो जाएंगी। उन वीडियोस को साथियों एक एक करके सभी वीडियोस को देख लेना, क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण रीजनिंग के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट मैथ के क्वेश्चन है, जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये प्लेलिस्ट साथियों पूरी खत्म आप लोग कर लीजिए जल्द से जल्द, और इसका एक बार रिवीजन भी जरूर कर लेना। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।